साथियों, आज इस वीडियो में यूडिटेरिया का बिहार पुलिस मध्य निषेध अवर निरीक्षक का जो परीक्षा होने वाली है 12 तारीख को, जिसको आपको ये प्रैक्टिस सेट आज इस पे 8वां वाला कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। बस 2 सेट और बच गया है, वो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि सेट पूरा पूरा कंप्लीट करा के देंगे साथियों। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के लिए कहीं भटकना ना पड़े। देखिए, डायरेक्टली प्रश्न पे आते हैं, नो बकवास, सीधा एकदम काम की बात। देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं दिया गया उसको चुनना है साथियों। देखिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये पॉइंट आपको सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी की घाटियां आपको पुरानी घाटियां मानी जाती है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट में अनाईमल से सबसे ऊंची चोटी सबसे हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई होता है, ये वाला पॉइंट आपको गलत देता है साथियों। उत्तर से आपको दक्षिण की ओर बढ़िएगा ना, उत्तर से आपको दक्षिण की ओर बढ़िएगा तो यह बढ़ते हुए दिखाई देती है। आगे बढ़े, इसको अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में केवल आपको डी वाला, आपको यानी कि चौथा वाला केवल देखना है, क्योंकि यही गलती है, इसी को ढूंढना था। जो प्रश्न में कहेगा उस प्रश्न के लेवल को पहले समझिए कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, नहीं तो यही चीज में अधिकतर आपको कंफ्यूजन करके 2 से 3 नंबर गायब करा दिया जाता है। चलिए, दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर में है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? तो यह टोटल 14 हो जाएगा साथियों। बिहार में टोटल 14 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में टोटल लंबाई जो गंगा की बहती है साथियों, तो यह 445 किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर बहती है। और जिसमें से बिहार है, बिहार खास करके पटना जिला है, पटना जिला में लगभग में आपको 99 किलोमीटर बहता है। पटना जिला में केवल देखें तो 99 किलोमीटर में बहता है। ध्यान रखना है, बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है साथियों, यह भी आपको ध्यान देना है। आगे देखना है तीसरा नंबर। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक एकदम बने रहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्योंकि अंतिम समय में ही अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए और जो आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो बिल्कुल अंतिम समय तक एकदम बना रहना है साथियों। देखिए, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी जो है निम्नलिखित में से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तीनों जो है ना साथियों, छोटा नागपुर के पठारी से निकलता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और बहुत फास्टली एकदम पूरा कंप्लीट करा के आपको दे रहे हैं साथियों। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी है, यह माने कि गिरती कहाँ है, कौन सा जगह पे गिरती है? तो यह जो है आपको यह बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है साथियों? बंगाल के खाड़ी में गिरता है। और दामोदर नदी जो हुई, दामोदर नदी यह आपको हुगली में आगे चल करके मिल जाती है। ये पॉइंट आपको दोनों याद रखिएगा, कभी कभी आपको कौन नदी कहाँ गिरती है, किस में मिलती है, यह भी आपको पूछा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के आपको पूर्वी तट पर स्थित सबसे जो है आपको बड़ी लैंगून झील कौन सा होगा? सबसे बड़ी लैंगून झील जो हो जाएगा साथियों, यह आपको चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा में स्थित है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसको आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली उस पर अपडेट दिया जाता है साथियों। साथ में आपको किसी भी प्रकार के नोटिस इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उसका जानकारी भी टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूरी है। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, इसको आपको वीवीआई लगाइएगा। इसमें आपको कथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है, और भी कि एग्जाम में कथन और कारण से प्रश्न आप लोग जान रहे हैं कि कितना दे रहा है। देखिए, एक करके समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए, एक तरफ का अभिकथन ए दिल है और कारण में आर दिल है, तो सही कूट के माध्यम से सही उत्तर को चयन करना, ये वाला पॉइंट आपको जरूर देखिएगा। देखिए, अभिकथन जो है साथियों की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, बिल्कुल एकदम आपको खिचड़ी क्वेश्चन है। लेकिन उसमें जैव की प्रचुरता मात्रा पाया जाता है, तो यह जैव की प्रचुर मात्रा इसमें नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट आपको गलत हो गया। तो केवल आपको क्या ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए, छठा नंबर है। छठा नंबर में है, सभी साथियों जितना आप लोग सपोर्ट किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, हमें ऐसा आशा करते हैं साथियों। आपको इतना गर्मी के समय रहते हुए, अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा डाउन हुई है, कुछ आराम है, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड करने में हमको पसीना जो कहा जाता है पसीना छूट जाना, उससे भी ज़्यादा छूट जाता था साथियों। लेकिन खैर, आप लोग का सहयोग, प्यार है, प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं साथियों। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी थी? तो यह गंगा नहर हो जाएगा साथियों। गंगा नहर विकसित है, जो आपको विश्व की सबसे आपको कौन सा, तो पुरानी नहर में से आ जाएगा साथियों। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण आपको 1927 में, ध्यान रखिएगा, 1927 में राजस्थान के एक राजा थे, उनके द्वारा कराया गया था। 7वां नंबर में आपको है कि हरित क्रांति में जो आपको प्रयुक्त मुख्य पादप जो है, मुख्य पादप यानी कि फसल है, वह कौन सा रहा है? तो यह फसल आपको जो है साथियों उसके वेराइटी पूछ दिया है, तो यह आपको मैक्सिकन गेहूं है। गेहूं तो ऐसे देता है प्रश्न में, लेकिन इस प्रकार के देगा तो कैसे मारिएगा? तो गेहूं की वैरायटी पूछ दिया है, जो आपको अमेरिका के लैब से मंगा करके इस गेहूं की वैरायटी को ही आपको सबसे ज्यादा उगाने का प्रयास किया गया था साथियों। आपको पूछेगा ना कि आपको हरित क्रांति है, यह भारत में लगभग में कब से स्टार्ट हुई? तो 1960 याद रखिएगा, 1960 आपको डेट याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है यह भारत में। एक चीज याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक है ऐसे नॉर्मल बर्लॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में पूछ देगा तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाएगा। आगे देखिए, 8वां नंबर।
8वां नंबर में साथियों कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक वाले एरिया में नहीं आएगा तो साथियों यह आपको पुलेन यानी कि पलानी है, पलानी ये आपको कर्नाटक वाले एरिया में नहीं आएगा, बाकी आपको सभी कर्नाटक वाले एरिया में आएगा। इसमें खास करके बाबा बुदन की पहाड़ी है, सबसे पहले आपको कॉफी का जो पौधा है यानी कि सर्वप्रथम यहीं आपको उगाया गया था साथियों, यहीं सबसे ज्यादा लगाया गया था। ये वाला पॉइंट भी आपको देखिएगा। उसके बाद में आइए 8वां के बाद में 9वां नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची में 2 से मिलान करना है। इस टाइप के प्रश्न तो आपको इतना देखे जाएगा ना आपको एग्जाम में कि आपको कहना नहीं है, इसलिए इस पे आपको टाइम दीजिए, इसको आपको छोड़ना नहीं है। सूची 1 एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरा तरफ सूची 2 दिया गया है, एक एक करके मिलान करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट करिएगा और 3 से 4 बार देख लीजिएगा ना 2 दिन पे, एक दिन के रेशियो में। अभी आपको कहेंगे एग्जाम का समय नजदीक आ गया है, डेली देख लीजिए, एक बार जितना स्क्रीनशॉट है एक साथ में कर लीजिएगा और कम से कम 20 गो 25 गो 30 गो ऐसे ही वाला आपको देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। देखिए कॉफी बोर्ड है साथियों, कॉफी बोर्ड कहाँ है आपको बेंगलुरु में हो जाएगा। उसके बाद में रबड़ बोर्ड कहाँ है आपको, यह कोट्टयम में हो जाएगा। कई बार प्रश्न में प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है। चाय बोर्ड आपको कहाँ हो जाएगा, चाय बोर्ड आपको कोलकाता में हो जाएगा साथियों। तंबाकू के लिए आपको गुंटूर में हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन के आपको देख लेना है, सही हो जाएगा। आगे देखिए मिलान करने आ गया तो ऑप्शन तो आपको चुन ही लीजिएगा, इसमें हमें पूरा विश्वास है। 10वां नंबर में है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट आपको सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है साथियों, यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मोना लाओ भी देखिएगा साथियों, मोना लाओ भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिलीपींस में याद रखिएगा, ये आपको मेओन याद रखिएगा, मेओन है आपको फिलीपींस में हो जाएगा। और माउंट फुजी है, माउंट फुजी आपको जापान में हो जाएगा साथियों। इंडोनेशिया में आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको क्रेकाटोआ होता है, क्रेकाटोआ जो है आपको इंडोनेशिया में होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी की आपको जानकारी देके चल रहे हैं कि कहीं से आपको प्रश्न पूछे आप उसको जवाब दे पाए, इतना आपको काबिल बनाएंगे साथियों। 11 नंबर में है कि कौन सी एक झील तांजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो यह आपको विक्टोरिया झील हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा साथियों, बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल। आइए 12 नंबर में है कि 12 नंबर महासागर में ज्वार भाटा उत्पन्न का कारण क्या है। इजी क्वेश्चन है। देखिए गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, ये तीनों एक साथ में काम करता है साथियों। ऐसे में आपको देखिएगा ज्वार भाटा सबसे कब हाईएस्ट पीक पर आता है, तो जो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सिद्ध में आती है तो उस समय यह ज्यादा भयंकर रूप देखने के लिए मिलता है। 13 नंबर में है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, भारत के द्वारा जो है पहले प्रयोग नहीं कि प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाने का समय जो है आपको प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय अपनाने का समय जो प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है आपको शासन बहुत अच्छा रहा है, अभी भी उनके नाम को सराहनीय होती है साथियों। देखिए अभी कथन वाला फिर से प्रश्न आ गया कि एक दोनों दिया गया है, इसमें क्या है सही उत्तर का चयन करना है, ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन भारत के आपको स्थानीय शासन के इतिहास का एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, जो पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों के अतीत अपेक्षित तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यह भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है साथियों। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों आपको एक ही पॉइंट से है और दोनों पॉइंट सही दिया गया है, तो कथन ए हो जाएगा, आंसर में ए वाला हो जाएगा। कि आपको क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को पकड़ने में सभी को परेशानी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक ही पॉइंट एक ही टॉपिक से दोनों प्रश्न हो और दोनों ही सही हो, तो आपको एक दूसरे को व्याख्या भी करते हुए चलता है। आगे देखिएगा 15 नंबर में कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग के लिए अनुमति प्रदान किया था, तो उस समय आपको उसी का सारा डॉक्यूमेंटेशन था साथियों, तो 15 वर्ष के लिए इसका प्रावधान किया गया था। ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा एक क्या होगा जो आपको क्या होगा, तो यह संयुक्त राजभाषा जो आपको हो जाता है 343 के अनुच्छेद में आपको वर्णित है साथियों। 16 नंबर में नीचे दिए गए तथ्यों का ध्यान दीजिए क्या इसमें कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, हाँ बिल्कुल सही है। भारत के पहले मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त के तौर पर देखें तो BS रामा देवी थी, ये भी पॉइंट आपको सही है। तो एक दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है साथियों, ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर में है कि आपको बोहरा समिति के अध्ययन जो है, आपको बोहरा समिति है किसके अध्ययन में बनाई गई थी, कि यह बोहरा समिति जो है आपको जानकारी बताया गया था साथियों, तो यह बताया गया था कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठ गांठ के जो आपको चीज है उसको आपको पता लगाने के लिए, तो यह आपको रिपोर्ट सौंपा गया था साथियों। यह रिपोर्ट आपको 1993 में सौंपा गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। आगे देखिए
18वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन तो भी पूछा जा रहा है, तो डरना किस बात की है, रिजल्ट हमें लाना है। देखिए अदालतों जो है लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो सही कथन आपको दिया गया है साथियों कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही कथन नहीं दिया गया है। आगे देखिएगा 19 नंबर में आपको दिया गया है साथियों कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है। विधान परिषद में साथियों मनोनीत सदस्य की संख्या आपको 1/, कुल सदस्य का 1/6 होता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप देखिएगा साथियों, जैसे में विधान परिषद है, इसका गठन अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान है कि एक विधान परिषद राज्य में होगा, है ना। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे में आपको याद रखिएगा कि कुल सदस्य के लिए है, कुल सदस्य के लिए आपको जो है विधानसभा के सदस्य के लिए 1/12 स्नातक चुना जाता है, और 1/3 है साथियों, वो क्या चुना जाता है, तो सदस्य जो है आपको स्नातक से चुना जाता है 1/12 चुना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में और के क्षेत्र में 1/6 चुना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे आवश्यक कई कंडीशन है साथियों, आगे आएगा उसको बताएंगे। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर में दिया गया है साथियों कि आपको निम्न में से कौन सा आपको प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्य जो अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्त का निर्धारण करता है। तो यह विशेषाधिकार के 105 में जो आपको व्याख्या करता है साथियों, सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। 117 नंबर बताता है कि जो आपको धन विधेयक के वित्तीय जो है आपको रिक्तियां को आपको जोड़ता है। तो यह आपको ध्यान रखिएगा साथियों। 104 नंबर में संसद में बैठे कोई ऐसा सदस्य है जिसको संसद में तो बैठ सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, उसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 104 में किया जाता है। अनुच्छेद 82 में साथियों परसीमन से संबंधित है। आगे देखिए परसीमन से भी प्रश्न आया है, इसीलिए बता दिए। 21 नंबर में है कि राज्यसभा के और लोकसभा के समान जो है आपको शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के साथ में बराबर शक्तियां हैं। तो यह पॉइंट हो जाएगा ना साथियों कि संविधान के संशोधन की जब विषय आएगा तो दोनों के पास में बराबर शक्तियां हैं, दोनों में एगो पास नहीं हुआ तो वो चीज वहीं रुक जाएगा। इसलिए दोनों में जो है आपको दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य बनता है कोई भी आपको संशोधन के लिए। आगे बताइएगा 22 नंबर में ही आपको भी कथन कारण से एक तरफ आपको नेताओं का नाम, दूसरा तरफ उसका दल का नाम दिया गया है। एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है साथियों, कभी इसका आपको स्थापना डेट भी पूछ देता है, कई बार पूछा है। एक एक करके समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। जिससे आपको एस डांगे हैं, यह जो है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, जुड़े हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी यह भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में मीनू मसानी आपको यह स्वतंत्रता पार्टी से जुड़े हुए थे। और उसके बाद में अशोक मेहता है, यह आपको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे साथियों। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर में अगर देखिएगा तो आंसर में आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। और इसका PDF जब डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको पूरा के पूरा जो नोट बता रहे हैं आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। कौन सा विशेषाधिकार है साथियों जो राष्ट्रपति के नहीं है, तो यह वित्तीय बिल का पुनर्विचार के लिए लौटाना, यह इनका काम नहीं है साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग से प्रश्न अधूरा कर रहे हैं कि बताइए कि यह कौन डिसाइड कर सकता है, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं है। आगे बताइए। देखिए 24 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने आपको यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार प्रश्न में आया है। यह जो आपको हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा साथियों कि SR बम्बई यूनियन ऑफ इंडिया, इसके जो है आपको यह केस में यह निर्धारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित किया था साथियों कि उद्देशिका संविधान का भाग है। आगे देखिएगा, तथा इसमें आपको बताया गया था कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। ये दोनों पॉइंट आपको बताया गया था साथियों। यह आपको कब हुआ था साथियों, 1994। आपको ध्यान रखिएगा 1994 में इसने आपको ये निर्णय को सुनाया गया था। उसके बाद में आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला हुआ था 1973 में। उसको में आपको उद्देशिका के जो है आपको संविधान का भाग बताया था, उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया था। ऐसे कई मामला था साथियों जिसको मैं आपको डिफरेंस आया था, लेकिन दो पॉइंट आपको ज्यादा याद रखेगा। केशवानंद भारती बनाम ये वाला मुद्दा है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बिहार सरकार के द्वारा एड्स को खत्म करने का जो आपको लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह लक्ष्य आपको 2030 तक ले लक्ष्य रखा गया है कि एड्स को और हेपेटाइटिस बी ये दोनों को आपको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में आपको देखिएगा साथियों 29 तक ले आपको कोसी लिंक परियोजना जो है, कोसी लिंक परियोजना है, इसको पूरा करने का काम बिहार में किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर।
नंबर। 26 नंबर में दिया गया साथियों एशियान गेम्स 2026 के आयोजन किस देश में होगी, तो यह जापान में होने वाली है। जापान में होने वाली है साथियों। एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं कि इसके बाद में एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको साथियों टॉपिकल जानकारी आपको पूरा के पूरा देंगे। टॉप 10 पॉइंट से टॉप 10 टॉपिक से आपको प्रश्न उठा करके लाएंगे जो आपको मिलान करने वाली, कथन कारण बनाने वाली और बायो ऑप्शनल भी आपको कई सारे प्रश्न को इस एग्जाम में बहुत अच्छा तगड़ा भूमिका निभाने वाला साथियों। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 27 नंबर में है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 वाला उसका थीम क्या था? उसका थीम था साथियों कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। 2025 वाला का यह थीम था। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में विज्ञान से लेकर के विश्व कार्रवाई तक ये वाला जो थीम है, ये थीम विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2025 का यह थीम है साथियों। ये 2025 वाला थीम है विश्व ओजोन दिवस के क्षेत्र में। आगे देखना है 28 नंबर है, इसको में है कि हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल का किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब होने वाला है साथियों। 29 नंबर में है मेरे प्यारे भाई कि आपको पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह पंखुड़ी पोर्टल है साथियों, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे देखिए 30वां नंबर, एकदम इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र जो है साथियों, तो यह किसको मिला है? तो यह आपको तंजावुर का बीना जो है साथियों यह मिला है। ये कहाँ के है? तो यह आपको तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। और इस किससे बनाया जाता है साथियों? तो यह जो आपको कटहल के ताजी छाल है उसको से इसको बनाया जाता है, जिसको जीआई टैग मिला है। तबला है, यह आपको बनारसी तबला यूपी के है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बांसुरी है, यह आपको पिल्लीचित यूपी का है, इसको भी आपको जीआई टैग मिला है। और उसके बाद में शहनाई है, यह बनारसी है उत्तर प्रदेश का, इसको भी आपको जीआई टैग मिला है साथियों। केवल आपको राज्य का जगह का बात अलग ही अलग था। 31 नंबर में है कि भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक के सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत का कुल कितना पदक मिला है? तो यह आपको टोटल 29 पदक मिला है साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखिएगा पैरा ओलंपिक 2024, पैरा ओलंपिक आपको 2024 में जो आपको यह 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में ओलंपिक में आपको 6 पदक और 71वां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में आपको कैसे भी दे सकता है। 35 नंबर में है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह राज्य के मामले में देखा जाए साथियों तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में कहाँ किया गया है आपको कमेंट करके बताना है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। करेंट अफेयर के मामले में आप लोग जानते ही हैं कि करेंट अफेयर के मामले में यूडिटेरिया कितना अच्छा साथी, इसे आपको बीपीएससी में बहुत अच्छा फाइट किया था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको खान सर के पास में करेंट अफेयर के लिए बहुत बढ़िया टीचर थे, जो अब आपको यूडिटेरिया के पास में आ गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 33 नंबर में कि फरवरी 2026 में आपको बांग्लादेश में हुई 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश के राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी राष्ट्रीय बहुमत की बताएं तो यह आपको इसके बारे में राजनीतिक पार्टियां का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह आपको अवामी लीग का हो जाएगा साथियों, अवामी लीग का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यही अवामी लीग से शेख हसीना थी जिनको आपको देश से बाहर कर दिया गया था, भारत ने इसको शरण दिया था साथियों। और उसके बाद में यह जो है लगभग में बहुत अच्छा 22 साल से वहां के शासन कर रहे थे। 34 नंबर में आपको है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन को चुनना है, गलत चीज को चुनना है साथियों। देख लीजिएगा, गलत चीज को चुनना है, इसको में देखना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य के क्रम में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये पॉइंट आपको सही दिया गया है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है, ये भी पॉइंट आपको सही दिया गया है। लेकिन आपको देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में आपको मेघालय है जो गलत दे दिया गया साथियों, मिजोरम ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम ही हो जाएगा। बाकी आपको सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सबसे प्रथम रहा है। तो ये आपको केवल तीसरा वाला पॉइंट आपको बिल्कुल गलत दिया था, तो गलत चीज को ही ढूंढना था। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी चीज को आपको पकड़ लिए तो समझिए कि ये प्रश्न आपको कोई ज्यादा भारी नहीं रहता है साथियों, केवल आपको पूरा टॉपिकल जानकारी होना चाहिए। 35 नंबर में कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषता आर्थिक यानी कि सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन राज्य में बनाने का घोषणा किया गया है। तो यह घोषणा जो है साथियों किया गया छत्तीसगढ़ को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपको यह छत्तीसगढ़ को बनाने का घोषणा किया गया है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर को यह पहले बनाया जाएगा साथियों, ध्यान रखना है ना। उसके बाद में आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है। एक बार सभी साथियों जितना लोग जुड़े हैं वीडियो को देखे हैं, वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा, कर ही दीजिएगा। साथ में आपको देखिएगा कि हाइप का ऑप्शन मिलता है कमेंट करने से पहले, तो एक बार हाइप भी आप लोग दे दीजिएगा क्योंकि उससे है वीडियो आपको रैंकिंग पकड़ेगा साथियों। 36 नंबर में है कि किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा जो है आपको फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का
राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त किया गया है। तो यह आपको करीना कपूर खान को किया गया है। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसके बाद में आपको लिवाइस का याद रखिएगा, लिवाइस का जो है आपको आलिया भट्ट को किया गया है। लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। 37 नंबर में देखिए, 37 नंबर में है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो यह आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया साथियों। यह आपको भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा, इसमें आपको जमीन नहीं कुछ मदद किया जाएगा। जैसे में आपको टोटल इसमें देखेंगे तो 5.63 लाख जो लोग हैं मजदूर हैं उसको आपको इसका लाभ मिलने वाला है। टोटल इसको में आपको 10,000 रुपया आपको इसमें मदद राशि के तौर पे दिया जाएगा साथियों। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक योजना है बफर में सफर योजना है, उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना है जो आपको मध्य प्रदेश में चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हुए चलते हैं, टेंशन नहीं लेके चलना है। केवल आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को आपको शेयर करके सहयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रहे याला ग्लेशियर जो आपको विलुप्त होने के कगार पर है, यह किस देश में है। तो यह आपको नेपाल में हो जाएगा साथियों, नेपाल में है जो आपको यह जो है आपको विलुप्त होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। यह जो है आपको 1974 से लेकर के 2021 तक ले डेटा है साथियों, जिसको में 680 मीटर तक पीछे घसक गया है। समझ लीजिए कितना बड़ी आपको अति हुई है, पीछे घसक गया साथियों। और यह 2040 जो है ना, 2040 तक आपको पूर्ण रूप से विलुप्त होने की अनुमान लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह कौन सा है, तो यह आपको लांगटन घाटी आपको नेपाल है, इसको में आपको यह स्थित है साथियों। ये वाला पॉइंट भी आपको पूछ सकता है। आगे देखिएगा, नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित आपको एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम क्या था। तो यह मुख्य थीम में देखेंगे साथियों, तो इसको में आपको हो जाएगा कि सार्वजनिक हिताय सर्वजन्य सुखाय। इसका आपको शब्द में देखेंगे साथियों, अर्थ देखेंगे तो सभी का कल्याण और सभी का सुख की बात इसको में कहा गया है। यही सभी का सुख करेगा, क्या कल्याण करेगा वो आप लोग के पता होना चाहिए। यह आपको आयोजन कब हुआ था साथियों, तो 16 से 20 फरवरी के बीच में आपको 2026 में यह आपको भारत मंडप, नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजित किया गया था। जो आपको न्यूज आप देखे होंगे तो जानकारी है, वो क्या हो गया है। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा आपको संपादित पुस्तक है जो इंडिया रेनेंस द मोदी डिकेड। तो डिकेड जो है आपको यह विमोचन किया, किसने किया है, तो यह विमोचन है यह अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है साथियों कि पहले आपको 10 वर्ष में मोदी जी का जो है आपको कार्य का विश्लेषण का इसको में आपको आकलन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब क्या विश्लेषण किया गया है किताब पढ़ने के बाद में ही बताया जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं बताया जा सकता है साथियों। जैसा कि अभी आपको माहौल चल रहा है देश में, देख रहे हैं नीट पेपर से लेकर कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है, कोई भी चीज सिस्टम से नहीं कराया जा रहा है साथियों। और यहां तक कि जो आवाज उठाया जा रहा है, आवाज दबाने के लिए उसको बैन कर दिया जा रहा है। ये कहां के आपको लोकतंत्र है, सता समझ में नहीं आता है। 41 नंबर में है कि आपको इफको ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र का किस देश में लगाने का घोषणा किया है, तो यह ब्राजील में घोषणा किया है साथियों। ब्राजील के साथ में मिल करके आपको आधा इन्वेस्टमेंट करके वहां बनाने का घोषणा किया गया है। उसके बाद में आपको देखिए 42 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए। एक तरफ आपको अभ्यास है, दूसरा में आपको आयोजन स्थल दिया गया है कि आपको किसका कहां आयोजन हुआ है साथियों, इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलन 2026 है, यह आपको विशाखापट्टनम में हुआ साथियों, चौथा के साथ मैच करेगा। उसके बाद मित्र शक्ति है, यह आपको बेलगावी कर्नाटक में हुआ है, आपको दूसरा के साथ मैच करेगा 2025 वाला। अखंड प्रहार है साथियों, यह भी आपको जैसलमेर में किया गया है, तीसरा वाला के साथ मैच करेगा। और उसके बाद विनवैक्स है, यह आपको हनोई में किया गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और आपको पहले ही बताया है, इसको आपको 2-3 बार देख लीजिएगा। आंसर के मामले में देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 43 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों, कई बार आया भी है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन में से कौन सा सही क्रम हो जाएगा। सही क्रम में देखें तो सबसे पहले आपको पुर्तगाल आया था, जेकरा में आपको वास्को डिगामा आया था, जो भारत का खोज माना जाता है 1498। आगे देखिए उसके बाद में डच आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया था, डेनिश आया था, फ्रांसीसी आया था, और अंतिम में स्वीडिश आया था साथियों 1731 में इसका समझ ही रहा है, 1731 में रहा है, और 1498 से शुरू हुआ था, समझ लीजिए। ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। आगे देखना है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो यह जो हुआ था साथियों वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। इसका कार्यकाल जो है लगभग में 1780 से लेकर 1784 के बीच तक रहा था, ध्यान रखना है। ब्लेजली के समय में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड जो आपको इसको देखिएगा, ये नहीं,
डी वाला के साथ में देखिएगा, लॉर्ड आपको डी वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय है ना साथियों, यह आपको तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना। और यह जो है आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किससे हुआ था साथियों, तो ये मंगलौर के संधि से समाप्त किया गया था। ये वाला पॉइंट भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 45 नंबर बताइए, 45 नंबर में है कि वही चीज को है सही उत्तर को चयन करना है, अभी कथन कारण है। देखिए इसमें है कि 1864 में ब्रह्म समाज का प्रेरणा का सम जो आपको मद्रास में वेद समाज का स्थापना हुई थी, एकदम सही है। दूसरा में कि समाज ने जाति प्रथा के विरोध किया और तथा विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा के समर्थन नहीं किया। ये पॉइंट आपको गलत है साथियों, किया था। तो इसमें देखिएगा कि ये सही है लेकिन आर गलत है। आपको इसके लिए सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है, ये तो सही है लेकिन आर गलत है। 46 नंबर है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में साथियों अगर वीडियो बढ़िया लगता है, क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन की जानकारी जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो बढ़िया लग रहा है, तो लास्ट में एक कमेंट में हॉट भेजने का काम करिएगा, दिल भेजने का काम करिएगा, ताकि हमें लगे कि हाँ इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे मेहनत किसी को काम आ रहा है। मेरे भाई जरूर करिएगा कमेंट। देखिए निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पाद कारीगर और शिल्पियों आदि का निर्मित माल प्राप्त करने के लिए आपको अग्रिम अथवा जो आपको पेरागी रूप से धन देते थे। तो यह आपको अग्रिम यानी कि पहले जो दिया जाता था धन साथियों, तो यह ददनी प्रथा कहा जाता था इसको। ददनी प्रथा का अर्थ के रूप में देखें तो अग्रिम धन होता है, यानी कि पहले ही पैसा एडवांस में दे देना, है ना। बिल्कुल। 3 कट्ठिया प्रथा आपने देखे ही है साथियों की 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करने के लिए था। इसी को आपको विरोध में चंपारण सत्याग्रह आन करके समाप्ति करवाए थे गांधी जी, है ना। उसके बाद में देखिएगा आगे है 47 नंबर। 47 नंबर में साथियों की फैजाबाद में 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद से अगर देखें तो साथियों इंपॉर्टेंट है, मौलवी आपको अहमदुल्ला किए थे। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजीमुल्ला है जो ध्यान रखिएगा, अजीमुल्ला आपको कानपुर से और कौन कौन, नाना साहब, तात्या टोपी और उसके बाद में इसका विरोध करने वाला कैंपवेल था। कैंपवेल से इसका सामना हो रहा था। इसको आपको सी वाला के देखिएगा इलाहाबाद से लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से कर रहे थे साथियों, इलाहाबाद के बनारस से कर रहे थे। और इसका जो अंग्रेज अधिकारी के साथ में सामना हुआ था वह कर्नल नील था। कर्नल नील के साथ में इनका सामना हो रहा था। आगे देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा बिहार में आपको जगदीशपुर से लड़ रहे थे तो इनका सामना किसके साथ में हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना साथियों, ताकि आप भी कुछ रिसर्च करें तो जानकारी आपको दिमाग में अच्छा तरीका से सेट हो। दिमाग आपको देखिए कई तरीका से अब्जॉर्व करता है, कभी कभी बातों बात में किया हुआ चीज याद हो जाता है, कभी आपको पढ़ा हुआ चीज याद हो जाता है, कभी आपको सुना हुआ चीज याद हो जाता है, कभी आपको देखा हुआ चीज याद होता है। तो कई अलग अलग फॉर्मेट से आपको दिमाग में सेट होता है साथियों। हो सकता है आप रिसर्च करेंगे वो प्रश्न आपको एग्जाम में सेट हो जाएगा, वो प्रश्न आपको माइंड में भी सेट हो जाएगा, है ना। 48 नंबर में कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 में हुआ था। इसमें हुआ था कहा साथियों कि अंग्रेज द्वारा है आपको ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको एक अधिकार दिया गया था कि भारत से जो कॉफी है उसको खरीद करके डायरेक्टली अमेरिका में भेजा जाएगा, और एक अधिकार दिया गया था, इसके विरोध में हुआ था। और वहां पहुंचते अमेरिका के तट पर पहुंचते ही वहां के लोग जो है आपको लाल कुर्ती पहन करके और उसके बाद में लाल मुखौटा लगा करके वहां के जितना चाय था समुद्र में बिक दिए थे। वही चीज आपको बोस्टन टी पार्टी की घटना कहलाती है साथियों। यह अमेरिका में घटा था, ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। 49 नंबर में है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह जवाहरलाल नेहरू कहे थे। रेडियो प्रसारण में आकर के बात को कहा था, बहुत दुखद भाषण उस समय की थी। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इनका 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा आपको हत्या कर दी जाती है साथियों। वही नाथूराम गोडसे जो आरएसएस से प्रेरित था। 50 नंबर में है कि सुभाष चंद्र बोस ने आपको देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था। देश नायक की आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको गांधी जी की एक उपाधि दिया गया था, जो आपको कहा गया था कि राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था साथियों, ध्यान रखना है।